हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप सब होंगे स्वस्थ एंड मस्त और अपने अपने लाइफ में व्यस्त। तो आप सभी को सुबह का राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं कर्नाटक के एक बेहतरीन, जैसा कि उन्होंने बता दिया, मैसूर में, जो कि बेंगलोर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज हमारा पहला दिन है यहाँ पर आज के लिए, और कल कुछ एक जो बचेगा मेन जगह वहाँ घूमेंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम लोग जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ रूम से ये वीडियो बना रहे हैं और हो गए हैं बिल्कुल तैयार घूमने के लिए। अब हम यहाँ से निकलेंगे। हमारे साथ में हमारे एक बड़े अजीत दोस्त भी हैं, वो दूसरे रूम में ठहरे हुए हैं। फिर यहाँ से हम निकलते हैं, उनके पास जाते हैं, वो भी तैयार हो चुके हैं। फिर हम साथ में मिलकर निकलेंगे बेंगलोर नहीं मैसूर के भ्रमण पर, और शुरुआत होगी शायद मैसूर पैलेस से। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। स्टार्ट। दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ से पहले तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं। तो अभी हमारे जो अजीज दोस्त कैमरे के पीछे हैं, उन्होंने पता किया, कुछ तो नाम बताया, सिद्धार्थ करके कोई यहाँ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट कुछ अच्छा होगा। तो अभी हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया कल से ही कि यहाँ की जो सड़कें बड़ा साफ़ सुथरा है, प्लास्टिक वगैरह बहुत कम दिख रहा है। क्या आपको कैसा लग रहा है ज्ञान? नहीं, बहुत बढ़िया है, एकदम साफ़ सुथरा शहर है। और यहाँ का मौसम तो बहुत ही प्यारा है। मौसम बहुत प्यारा है और लोग बहुत प्यारे हैं। तो चलिए, हम लोग वीडियो में बने रहिए और हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो जगह, नाश्ता करेंगे और फिर आगे जो है निकलेंगे। अब देखिए, मैं तो ऐसे चलता जा रहा हूँ, कहाँ जाना है डोंट नो, बोलन भाई बताएंगे। नहीं, हम लोग अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता के बाद हम लोग पैलेस चलेंगे, मैसूर पैलेस। ये देखिए, पेड़ देखिए, दोनों साइड से मतलब रोड को पूरा घेर लिया, कवर कर लिया है। ये पुराने पेड़ हैं और मैं इनका तारुफ करवा देता हूँ। तो कैमरे के पीछे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन के काफ़ी अजीज मित्र हैं, काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी वर्षों बाद, काफ़ी सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है और काफ़ी एक्साइटमेंट मतलब एक महसूस हो रहा है, क्योंकि जो अपने कुछ खास दोस्त ऐसे मिलते हैं। लंगोटिया यार हैं, बट हम लोग कभी लंगोटा पहने नहीं है। अरे तो बचपन लंगोटा ही पहनते हैं लोग। हाँ, लंगोटा तो पता नहीं, याद नहीं। बच्चे तो पहन। और देखो राघू क्या हो रहा है। बट है लंगोटिया यार ही है। हम भी लोग पहना है। बनारस जैसा तो दोस्तों, ये देखिए, जो है हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती है। शहर के अंदरूनी हिस्से में चल रहे हैं, तो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए जो हम आगे बढ़ेंगे। राइट लेना है और आगे से राइट भी लेना, इस बात का भी ध्यान और ये थोड़ा पहाड़, थोड़ा प्लेन, ये राइट है। राइट इधर नहीं, ये वाली राइट। ये वाली राइट। चलिए, जो है यहाँ से घुमा लिया जाए। और उतना क्राउडेड नहीं है मैसूर, पता नहीं हम लोग ऐसा ऑफ सीजन में आए हैं क्या है, कह रहे यहाँ कुछ ऐसा बहुत है। बेंगलोर से है ना, बेंगलोर तो थोड़ा सा संडे भी है। एक्चुअली में बेंगलोर वालों को मैसूर हमेशा कम क्राउडेड ही महसूस होगा। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा प्यारा घर बना हुआ है, सबका अपना बंगलो, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ शहर। चले गए सीधे सीधे तो दोस्तों, हम लोग जो है आगे ब्रेकफास्ट करने सिद्धार्थ होटल में। और खुला ना डोर। और कैसा लग रहा है मैसूर? अच्छा, घूमे कहाँ? हाँ नहीं, लेकिन शहर में तो एंटर कर गई हो। शहर तो अच्छा है, साफ सुथरा है। साफ सुथरा है। ये देखिए, राघव रघुराई हैं।
चलिए चला जाए जो है। रेस्टोरेंट के अंदर आने के बाद हमने जो है यहाँ की सिग्नेचर डिश केसरी भात ऑर्डर करा, जो कि एक मीठे वाला नाश्ता है, जो कि बिल्कुल सूजी के हलवे जैसा दिखता है, लेकिन स्वाद में अलग होता है। बनता सूजी से ही है, लेकिन लाजवाब स्वादिष्ट एक व्यंजन है, जो कि खाकर मज़ा आ जाता है, आपको एनर्जी से रिफ़िल कर देता है। और साथ में जो है हमने मसाला डोसा ऑर्डर करा था, वो भी प्लेटें आ जाती हैं हमारी टेबल पर, और हम जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और साथ में पीते हैं फ़िल्टर कॉफ़ी, क्योंकि शुगर की मात्रा खूब होती है तो एनर्जी भर के आती। नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके हैं मैसूरू पैलेस की ओर। इन सुंदर सड़कों पर इतनी बेहतरीन हरियाली, पुराने पेड़ पौधों को जिस तरीके से संजोकर रखा गया है, और यहाँ की सड़कें जितनी साफ़ हैं, इतना स्वच्छ आपको ये पूरा शहर दिखेगा, ये सब देखकर मन इतना प्रफुल्लित हो उठा है। इससे मैसूरू पैलेस देखने का रोमांच डबल हो गया है। कुछ ही टाइम में हम पहुंचने वाले हैं मैसूर पैलेस, जो कि यहाँ का आइकॉनिक एक लैंडमार्क है। तो लीजिए चलते हैं दोस्तों। इसी दरवाजे से हम मैसूर पैलेस के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। सामने देखिए जो श्री श्वेत बाराह स्वामी टेम्पल का ये भव्य मंदिर है। अगर इसका शिखर आप देखेंगे तो सचमुच एक ऐसी महीन और इसकी संरचना और कारीगरी अद्भुत है, देखने लायक है। अविश्वसनीय, कल्पनीय एक परिदृश्य, चारों तरफ जैसे किसी फिल्म का सेट बनाया गया हो, कुछ इस तरीके से भव्यता है। और आप यहाँ से अगर आपको एक झलक दिख रही होगी तो ये है मैसूर पैलेस का पूरा एक कंप्लीट व्यू, और चारों तरफ जो है आपको खुला जो है आसमान दिखेगा, जगह दिखेगा। और यहाँ पर जो है हमारी धर्मपत्नी श्रीमती जी और यहाँ पर हमारे मित्र और बच्चे सब जो है साथ में तैयार हैं। चलिए जो है यहाँ से अंदर चलते हैं हम लोग, और फिर आपको दिखाते हैं इस पैलेस के बारे में जो भी जानकारियाँ मुझे पता चलेगी, सब आपके साथ साझा करूँगा। वीडियो में बने रहिए। चलते हैं पैलेस के अंदर। यहाँ पर हमारे मित्र जो है काफ़ी मेहनत करते हुए दो बाल गोपाल को कुछ अपने मजबूत बाजुओं के सहारे जो है राजमहल में प्रवेश। ये देखिए यहाँ से हम करने वाले हैं जो है अंदर एंटर, और एक साइड से रेनोवेशन का भी काम चल रहा है, और कुछ ये पेंटिंग का काम हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बड़ा ही गर्व होता है कि आज से 300-400 साल पहले हमारे भारतीय राजघरानों ने कुछ अद्भुत मिसालें हम लोगों को एक सबूत के तौर पर पेश किया है, जिस पर हमें कुछ गर्व होता है। और मौसम भी आपको बहुत गर्मी नहीं है, हल्का कड़ा धूप है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस हो सकता है। बट साथ में जो है बादल और धूप का आंख में चौली चल रहा है। क्यों गुलन? हाँ, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर राघव जो है, बच्ची कहाँ है? अच्छा। और ये देखिए जो है बहुत सा मौसम, जैसा क्या डिसेंट सा मौसम। और ये देखिए हमारे बीच में ये रसिया से आए हुए हैं। इनका अगर आप देखोगे हम आए यहाँ दिल्ली से। ये तू अंग्रेज क्यों लगता है गुरु? एकदम भूरा एक साइड से बाल और हल्का सा थोड़ा फ्लेवर में। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा इंडिया का एक ये भी पार्ट है, इतनी सुंदर जगह। कहाँ गए लोग? इधर जा रहे हैं अभी। सॉरी, असली एंट्री तक पहुँचे नहीं हमें लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, ठीक है लंबा होगा, लेकिन आप लोग देखिए जो है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ज़रा सा पसंद आता है तो। ने जो है वहाँ पर फुट स्टैंड के पास जूता चप्पल अपना जमा किया, और उसके बाद टोकन लेकर हम जो है निकल चुके हैं। और असली जो है एंटर करने का जो एंट्रेंस डोर है या प्रवेश मार्ग है, वो इधर पे है आगे। तो यहाँ से जो है हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद इस भव्य पैलेस के अंदर जाकर जो है देखेंगे कि क्या यहाँ पर विशेष है, क्या आकर्षक है और क्या ऐतिहासिक है।
दोस्तों, लगभग 5 शताब्दियों में निर्मित और पुनर्निर्मित मैसूर पैलेस मैसूर के पूर्ववर्ती राज्य के वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास स्थान था। यह भारत के सबसे भव्य और लोकप्रिय सार्वजनिक आकर्षणों में से एक है। तो चलिए जो है हम प्रवेश कर चुके हैं। कर्नाटक के महलों, रेशम और चंदन के इस धरोहर शहर में अगर कोई महल अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए सबसे अलग दिखता है तो वह है अम्बा विलास पैलेस। मैसूर पैलेस के नाम से मशहूर इस महल की विशालता और भव्यता की तुलना अक्सर इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस से की जाती है। चामुंडी पहाड़ियों के सामने स्थित, जहां देवी चामुंडेश्वरी, जो कि सन 1399 से 1950 तक मैसूर राज्य पर शासन करने वाले वाडियार राजवंश की अधिष्ठात्री देवी का निवास है। मैसूर पैलेस ऐतिहासिक कलाकृतियों का खजाना है और लगभग यहाँ प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक पर्यटक जो है विजिट करते हैं मैसूर। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय वार्षिक दशहरा उत्सव के दौरान और रविवार व राष्ट्रीय अवकाशों पर होता है, जब महल लगभग 97,000 दियों से जगमगा उठता है। और इस मशहूर मैसूर पैलेस को कई शासक, कई निर्माताओं ने इसका ये जो आप रूप देखते हैं, ये रूप दिया है। 5 शताब्दियों में अलग अलग हिस्सों में निर्मित और 1940 के दशक में अंतिम परिवर्तनों के साथ मैसूर महल तत्कालीन मैसूर साम्राज्य के विकसित होते इतिहास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें कभी न केवल कर्नाटक बल्कि आधुनिक तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्से भी शामिल थे। इनका भाग्य भी उनके प्रमुख शासकों वाडियारों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। पहले वाडियार राजा यदुरैया ने 14वीं शताब्दी में महल तब किला का निर्माण शुरू किया था। यह एक छोटा सा निर्माण था क्योंकि मैसूर उस समय विजयनगर साम्राज्य का एक जागीरदार राज्य था। यदुरैया ने वोडेयर शासक नाम अपनाया, जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के अधीन आने के बाद वाडियार में परिवर्तित हो गया। चाम राजा वोडेयार चतुर्थ ने सन 1574 ईस्वी में इस किले का निर्माण पूरा किया था। श्रीमान महाराजा की वंशावली के अनुसार यह महल बिजली गिरने से नष्ट हो गया था और इसका पुनर्निर्माण कंथीरवा नरसा राजा वोडेयार शासनकाल जो है इनका था 1638 से 1659 ईस्वी तक ने इसका निर्माण आगे बढ़ाया। तब तक मैसूर ने न केवल एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा ले लिया था, बल्कि सबसे बड़े और सबसे अधिक औद्योगिकीकृत राज्यों में से एक था, जिसमें एक आधुनिक, उदार और सांस्कृतिक समाज था। 1997 में टीपू सुल्तान द्वारा महल का पुनर्निर्माण किए जाने के बाद भी समस्याएं बनी रही, जिन्होंने अपनी नई राजधानी नजरबाद के लिए जगह बनाने के लिए महल की दीवारों के भीतर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि परिसर में स्थित मंदिरों को अछूता छोड़ दिया गया था। नई संरचनाएं बनाई गई और मैसूर महल नजरबाद शहर बन गया, लेकिन यह भी लंबे समय तक नहीं टिका। एक और अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण ही आधुनिक महल का निर्माण संभव हुआ। मई 1799 में अंग्रेजों के हाथों टीपू की पराजय और मृत्यु के बाद कृष्णराज वाडियार तृतीय को मैसूर की अपेक्षाकृत छोटी रियासत का शासक बनाया गया। उनका पहला कार्य महल का पुनर्निर्माण करना था, लेकिन 1897 में राजकुमारी जयलक्ष्मी के विवाह के दौरान जल्दबाजी में बनाया गया लकड़ी का महल आग में जलकर नष्ट हो गया। रानी ने नए महल के निर्माण का कार्य प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन को सौंपा। पुनर्निर्माण में लगभग 42 लाख रुपए उस समय खर्च आया था। यह सन 1912 में पूरा हुआ। मैसूर के 25वें और अंतिम राजा जय राजेंद्र वाडियार ने 1940 में इसकी सीमाओं का पुनः विस्तार किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह पुनर्निर्माण, जो अब इस रूप में मौजूद है, इंडो सारासेनिक शैली में डिज़ाइन किया गया था, जिसमें गहरे गुलाबी गुंबज, बुर्ज, मेहराब और स्तंभ हैं। और सौभाग्य से इसमें पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है। कई जीर्णोद्धार के कारण धूसर ग्रेनाइट से बनी यह 3 मंजिला संरचना इस्लामी, गोथिक और राजपूत वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। इसमें सोने की परत चढ़े गुंबद वाला 145 फीट ऊंचा 5 मंजिला टावर, 2 दरबार हॉल और शाही परिवार के रहने के कमरे भी शामिल हैं। अलंकृत महोगनी के द्वार, कई आंगन और सुरम्य ज्योतिर्मय ज्यामितीय रूप से व्यवस्थित उद्यान इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। धन और समृद्धि की देवी गजलक्ष्मी की एक उत्कृष्ट मूर्ति केंद्रीय मेहराब के शीर्ष पर स्थापित है।
वाडियार कला विशेष रूप से साहित्य और ललित कलाओं के महान संरक्षक थे और राज्य के कुछ बेहतरीन शिल्पकारों ने इस महल का निर्माण पर काम किया था। अलंकृत छत और नक्काशीदार स्तंभों वाला दरबार हॉल देखने लायक है। साथ ही रंगीन कांच की खिड़कियों और पुष्पमंडलों से सुशोभित मोर की थीम वाला कल्याण मंडप, जिसको विवाह मंडप कहते हैं, और महल को सुशोभित करने वाले सुंदर चित्र भी देखने लायक हैं। परिसर के भीतर एक संग्रहालय भी है जो नियमित रूप से हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। हालांकि टीपू सुल्तान कभी इस महल में रहे नहीं, फिर भी उनकी तलवार संग्रहालय के मुख्य आकर्षणों में से एक है। साथ ही राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई चित्रकारी भी। चांदी के दरवाजे, रत्न जड़ित राज सिंहासन, 84 किलो सोने से सजा हुआ लकड़ी का हाथी का हौदा, शाही पोशाकें और हथियार, साथ ही चेकोस्लोवाकिया से लाई गई कई तोपें और झूमर अन्य आकर्षणों में शामिल है। प्रवेश द्वार पर स्थित गुड़िया मंडप में 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल की गुड़ियों का एक विशाल संग्रह है। इस परिसर में सोमेश्वर, लक्ष्मी रमण और श्वेत बराह स्वामी मंदिर सहित कुल 12 हिंदू मंदिर भी हैं, जिनका निर्माण 14वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। एक अन्य रोचक मंदिर विजयनगर साम्राज्य के राजा तिरुमल राज शासनकाल उनका 1578 से 1617 ईस्वी की तक था, उनकी पत्नी अल मेलम्मा का है। अपने पति की मृत्यु के बाद अल मेलम्मा अपने गहने पहने रहीं और जब उनसे वाडियारों को लौटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। कहा जाता है कि अल मेलम्मा ने अपने गहनों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और वाडियारों को संतान उत्पन्न न कर पाने का श्राप दिया। 1612 में उनके सम्मान में एक सोने की प्रतिमा स्थापित की गई और उसकी पूजा की जाती थी। हालांकि तब से लेकर 4 वर्षों तक केवल दत्तक पुरुष उत्तराधिकारी ही मैसूर के शासक बन पाए। मैसूर पैलेस हमेशा से शहर के सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन 10 दिवसीय दशहरा उत्सव का केंद्र रहा है। यह विजयनगरी परंपरा 15वीं शताब्दी से चली आ रही है। राजसी तलवार और 750 किलोग्राम वजनी सोने के आसन पर विराजमान चामुंडेश्वरी की मूर्ति के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। शाही परिवार अनुष्ठानों की अध्यक्षता करता है और मैसूर पैलेस संग्रहालय से महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ जनता के लिए प्रदर्शित की जाती हैं। महल लगभग 1 लाख बल्बों से जगमगाता है। यह त्यौहार न केवल लोगों का मनोबल बढ़ाता है बल्कि कलाकारों को आवश्यक सहायता और सुरक्षा भी प्रदान करता है। मैसूर कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी बना हुआ है, लेकिन दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी भीड़ भाड़ को फेस करते हुए हमने पूरा पैलेस कवर कर लिया। और अभी ये जगह देखिए, एक बहुत ही पुराना यहाँ पर पेड़ है, उसी के नीचे बैठकर थोड़ा सा आराम किया जा रहा है, थकान को दूर किया जा रहा है। अगला डेस्टिनेशन हमारा कौन सा अगला डेस्टिनेशन होगा भाई साहब? मैसूर जू हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। और फिर यहाँ से चलते हैं। कैसा लग रहा है जी आपको? चेहरे पे खुशी गायब है। अरे तो थकान हो जा रहा है ना घूमते घूमते। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जूलॉजिकल गार्डन। मैसूरू पैलेस के ठीक पास स्थित यह चिड़ियाघर परिवारों, दोस्तों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक मज़ेदार और शांतिपूर्ण जगह है। इसका पूरा नाम श्री चामराजेंद्र, माफ़ कीजिएगा अगर नाम लेने में मैंने कोई त्रुटि की है, तो चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे मैसूरू चिड़ियाघर या मैसूरू जू के नाम से जानते हैं। लगभग 157 एकड़ में फैला हुआ और घने पेड़ों और सुंदर पैदल रास्तों और दुनिया भर के जानवरों से भरा हुआ है। विशालकाय जिराफों और दहाड़ते शेरों से लेकर चंचल बंदरों और रंग बिरंगे पक्षियों तक चिड़ियाघर में 160 से अधिक प्रकार के जानवर रहते हैं। आप ऐसे जीव जंतुओं को देखेंगे जिन्होंने आपने केवल अपनी किताबें या टीवी पर ही देखा होगा और उनके जीवन, खानपान और खेल कूद के बारे में अधिक जानने का अवसर मिलेगा। लेकिन मैसूर चिड़ियाघर सिर्फ जानवरों को देखने की जगह ही नहीं बल्कि प्रकृति के करीब महसूस करने की भी जगह है। चिड़ियाघर शांत, सुव्यवस्थित और इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप आश्चर्यों से भरे एक विशाल प्राकृतिक उद्यान में घूम रहे हो। तो चाहे आप अपने बच्चों को एक दिन की मस्ती के लिए
बाहर ले जा रहे हों, दोस्तों से मिलने जा रहे हों, या बस आराम करना चाहते हों और कुछ अलग अनुभव करना चाहते हों, मैसूर जू में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो इसका इतिहास अगर मैं आपको बताऊं, मैसूर चिड़ियाघर सिर्फ जानवरों को देखने की जगह नहीं है, बल्कि यह इतिहास और गौरव की समृद्ध विरासत को समेटे हुए है। सन 1892 में महान शासक श्री चामराजेंद्र वाडियार ने महल के बगीचों के भीतर एक छोटे से निजी स्थान के रूप में इस चिड़ियाघर की स्थापना की थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने इसे आम जनता के लिए खोल दिया और इसे भारत के पहले आधुनिक चिड़ियाघरों में से एक में बदल दिया गया। मूल रूप से महल चिड़ियाघर के नाम से जाना जाने वाला यह चिड़ियाघर वर्षों से लगातार विस्तारित और विकसित होता रहा है। चिड़ियाघर घूमने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, हमें भूख लग चुकी थी और हम अब खाने की तलाश में। एक बहुत ही ऐतिहासिक, नामचीन और स्वाद ऐसा मानो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाए। नाम है आनंद भवन। दक्षिण भारत का एक प्रतिष्ठित जो है रेस्टोरेंट चेन है, जो आपको देश विदेश हर जगह मिल जाता है। और यहाँ के सर्विस से और यहाँ के टेस्ट से मेरे दोस्त इतने खुश हुए कि वो रेकमेंड करने लगे कि भाई जो भी कर्नाटक स्टेट आता है तो आनंद भवन, उडुपी, इन सब रेस्टोरेंट में ज़रूर जाए। यहाँ पर साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन हर टाइप का खाना मिलता है, वेस्ट ईस्ट आप जो भी चाहो। और यही ये इस वीडियो में रेकमेंड कर रहे हैं। और साथ में इनका जो बालक है, जो रिश्ते में या यूँ कहें तो मेरा छोटा भाई है, और इसी बीच आ जाती है भाई बेसन की पकौड़ी और साथ में नारियल की चटनी। ऐसा कॉम्बिनेशन किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। नाश्ता करने के बाद हम चले आते हैं मैसूरू में बहुत ही फेमस एक लाइट शो होता है, जो कि वहाँ एक गार्डन है, नाम मैं भूल रहा हूँ, रोज़ गार्डन या कुछ तो बोलते हैं। वहाँ आते हैं, हमको यहाँ आते आते 8:30 बज जाता है, फिर भी यहाँ पर ये शो ऑन रहता है। और हम जो है कुछ इस तरीके से साउथ इंडियन गानों पर जनता को थिरकते देख और हम भी थिरकने को मजबूर हुए। इस उठती तरंगों जिसमें कहीं न कहीं उत्साह, उमंग और उल्लास साफ साफ झलकता है। निराश मन को भी ये प्रफुल्लित कर दे, उमंग भर दे, ऐसा उत्सव और कुछ इस तरीके का ये जो आयोजन किया जाता है, इसमें काफ़ी संख्या में नवयुवक, नवयुवतियाँ भाग लेते हैं, इसके साक्षी बनते हैं, इस मोमेंट को कैप्चर करते हैं एंड दे एन्जॉय इट वेरी 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 मच, बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग। तो दोस्तों देखिए इसमें कितने वेरिएशंस हैं, कितने कलर्स हैं। और ये सब देखने के बाद, और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा, और बैठने के लिए पूरा एकदम स्टोन लगा हुआ है हर जगह, मतलब सेट किया गया है जिस पे आप बैठ सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा अनुभव हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारी दिन भर की थकान यहाँ बैठकर ठंडे ठंडे हवा के बीच में इस शो को देखकर सारी थकान मिट गई हमारी। बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे और बच्चों को भाई बहुत बहुत मतलब मैं शाबाशी देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैसूरू भ्रमण के वीडियो भाग 2 में हम सभी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुबह के बज रहे हैं लगभग 8 और अभी सिर्फ मैं और मेरी फैमिली, हम लोग जो है जा रहे हैं मैसूर शहर की, यहाँ के राजघराने की अधिष्ठात्री देवी चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में मत्था टेकने, दर्शन करने। और हमारे मित्र जो है मैसूर से निकल चुके हैं ऊटी, क्योंकि उनको सिर्फ 8 बजे की एक बस थी जिसे पकड़ना था, दिन में कोई बस नहीं थी, इसलिए उनको निकलना ज़रूरी समझा, और अदरवाइज़ वो यहाँ पे फंस जाते पूरे दिन के लिए। तो उनका, और हमने लगभग मोस्टली हर जगह कवर कर लिया था, तो फिर नेक्स्ट डे ही वो जा पाते, इसलिए मैंने उनको सजेस्ट किया और उन्होंने भी मुझे बोला, तो बोला हाँ ये सही रहेगा कि आप निकल जाओ समय जिससे आप पहुंच सकते हो। तो दोस्तों हम लोग तैयार हैं मंदिर जाने के लिए, और ये रास्ते जैसा कि मैं बार बार रिपीट
कर रहा हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से। मैसूर शहर बहुत ही साफ़ सुथरा है और खुले आसमान में सांस ले रहा है। आधुनिकता भी है लेकिन अपने जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसको जो है संजोकर रखा है। ये शहर अभी भी जो है अपने अस्तित्व को बचाए रखा है। आधुनिक विकास को अपनी ओर जो है स्वीकार तो कर रहा है, बट अपने इसका जो पुरातन संस्कृति है और इसका जो वैभव है, जो इसका कर्नाटका की आई थिंक ये सांस्कृतिक राजधानी मैं बोल सकता हूँ, इसको अभी भी यूं ही जिंदा बनाए रखा है। मैं कुछ यूं कहूँ तो हमारा प्यारा शहर बेंगलोर जो आधुनिकता में के रंग में इतना रंग चुका है कि उसकी जो पुरातन, उसका जो असली स्वरूप रहा होगा कहीं ना कहीं खो गया है। और आज ट्रैफिक, प्रदूषण और सुंदर घने पेड़ों की कटाई से कहीं ना कहीं अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहा है। और मैसूर की तरह मतलब खुली हवा में सांस नहीं ले रहा है। और ये सर्कल मुझे कहीं ना कहीं जयपुर के सवाई जयसिंह स्टैचू सर्किल जो सी स्कीम में है उसकी याद दिलाता है, जो कि एक तरफ 5 बत्ती MI रोड की तरफ जय सिंह सवाई जय सिंह देखते हैं। कुछ इसी तरीके से ये सर्कल जो है मुझे जयपुर की एकदम हूबहू याद दिलाता है। सुबह सुबह का समय था, हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए। और ये रास्ता वाकई में अगर आप मैसूर आए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, यू प्लीज़ विज़िट चामुंडेश्वरी टेम्पल विच इज़ सिचुएटेड ऑन द चामुंडरी हिल। सो when you are visiting, तो you take some 2 to 3 hours and plan accordingly, क्योंकि वहाँ टाइम ही लग सकता है। तो उसी प्लान के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक लेक है, आई थिंक ये कावेरी रिवर है साइड में, उसके बगल में ये रोड बनाया गया है और रोड बेहतरीन है भाई। दोनों तरफ से पेड़ कुछ यूँ आपका वेलकम करते हैं झुक कर, और जिसे झुकना आता है वही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है भाई, अकड़ना तो मुर्दों का काम है। तो इसलिए इन पेड़ों से हमें ये भी सीखना चाहिए कि आप जितने वज़नदार होंगे उतने ही आप विनम्र होंगे, और आपका व्यवहार, आपकी सरलता और आपका जो जीवन शैली है उसे किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, और आप जो है अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय देंगे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। घाटी बहुत उतना बड़ा नहीं है, मतलब फिर भी यहाँ से आई थिंक 3-4 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई है, 5 किलोमीटर होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। बट ये रास्ता भी बड़ा ही अच्छा, सुंदर, हरियाली चारों तरफ आपको दिखेगी और देखकर बहुत ही प्यारा लगता है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इसके बाद हम मंदिर परिसर में पहुँच जाते हैं। यहाँ से माला फूल लेते हैं, बेसमेंट में कार पार्क करते हैं, फिर कुछ सीढ़ियों को चढ़ते हैं। और ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, चढ़ते हुए हम आगे की तरफ जाते हैं। सुबह का समय है, ज़्यादातर दुकानें आपको बंद मिली होंगी। ये सारे दुकान लगभग जो ना आपको साज सज्जा के सामान मिलते हैं, खासकर औरतों के और बच्चों के खिलौने आदि जो है आपको इन दुकानों पर मिलेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ये विंध्याचल की याद दिलाता है और विंध्याचल के जैसा ही कुछ प्रतीत होता है। खासकर देवी माँ का जो मंदिर है वहाँ पर आपको ऐसा ही दिखता है। तो ये साउथ इंडिया में मुझे कुछ ऐसी सिमिलैरिटी दिखी। देवी माँ के मंदिर के सामने बिकने वाले सारे सामान कहीं ना कहीं सेम एज मैहर माई और विंध्यवासिनी माता के दरबार जैसा ही है। तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। मैं शाबाशी देता हूँ अपने बच्चों को जिन्होंने पूरे इस सफ़र में हमारा बखूबी साथ दिया है, हमें परेशान नहीं किया, तंग नहीं किया। खैर बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, तो उसको मैं रखता हूँ साइड में। और मेरी बिटिया तो भाई थक गई है लेकिन चलती रहती है, और मैं बिटिया को बीच में गोदी उठाता हूँ। अभी थोड़ी बड़ी हो गई है तो फिर भी मुझसे जितना होता है उसको गोदी में लेके थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिलता है। यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और हमारी पत्नी जी जो है उनको दर्शन करने की विशेष इच्छा थी, हमको भी थी, और हमें ये था कि भाई यहाँ तक आए हैं तो माँ का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे दोस्त होते तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब समय की सीमितता और इतने दूर का प्लानिंग वगैरह सबको देखते हुए उनको जल्दी निकलना पड़ा था। तो ये देखिए जो है मंदिर कुछ यूँ
पूरा इसका स्वरूप। और ये देखिए मंदिर का ये शिखर है, गुंबज है, इतना प्यारा लगता है। असल में अगर आपको हिंदू मंदिर देखने हैं तो उसका जो असली स्वरूप है वो आपको साउथ इंडिया में दिखेगा। यहाँ से मैं टिकट कलेक्ट करता हूँ और पर पर्सन 200 रुपये का टिकट होता है, 50 रुपये का होता है, 1000 रुपये का भी होता है। और इस टिकट के आधार पर आपको दर्शन में कितना टाइम लगने वाला है वो निर्धारित होता है। तो मैंने बोला कि भाई अब इतनी भीड़ है तो 200 वाला ले लो और जल्दी दर्शन हो जाएगा। फिर भी उसमें भी आपको कम से कम 1.5 घंटे दर्शन करने में लगता ही है। इतना प्यारा मंदिर है और ऐसे कई मंदिर हैं, जहाँ भी जाता हूँ ऐसे ही मंदिर हैं जो कि मन को मोह लेते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत जो पुराने मंदिर हैं कुछ ऐसा दिखते हैं। खैर हो सकता है बनाने का तर्ज शैली अलग है, बट मुझे वहाँ जो दिखते हैं उसमें ऐसा कुछ खास नहीं दिखता जो कि पुरातन सभ्यता और संस्कृति की झलक देता हो। शायद आक्रांता जो हमारे देश में आकर आतताई ने यहाँ पर अत्याचार किया, मंदिर तोड़े, शायद उनके उन प्रभावों और उनके उन कुकृत्यों की वजह से आज नॉर्थ इंडिया में अवशेष कम मिलते हैं और शायद हर चीज़ों को रीबिल्ड किया गया है। तो दोस्तों देखिए जो है कुछ यूँ जो है आपको मंदिर परिसर दिखता है। और ये देखिए यहाँ पर तो ये चीज़ मैं देखता हूँ कुछ इस तरीके से पत्थरों के उपयोग से, कुछ इस तरीके से मजबूत आधारशिला है मंदिरों की, छत है जो देखते ही बनता है। फिर यहाँ से हम दर्शन करते हैं, दर्शन वगैरह करने के बाद नारियल पानी पीते हैं और बड़ा ही मीठा नारियल पानी। साथ में नारियल पानी पीने के बाद उसका जो जमा हुआ क्रीम होता है, क्या बोल सकते हैं उसको, जो हम लोग नारियल बोलते हैं, सूखा नारियल, वैसा उसके अंदर से निकलता है, उसको भी खाते हैं। बड़ा ही आनंद आता है। और उसके बाद जो है हम लंच वंच करते हैं एक रेस्टोरेंट में। एक रेस्टोरेंट नहीं भाई, वो आनंद भवन ही होता है, वहाँ खास जाते हैं लंच करने। और लंच करने के बाद हम इन सुंदर वादियों को निहारते हुए बेंगलोर की तरफ प्रस्थान करने के लिए निकल लेते हैं। और 180 किलोमीटर की यात्रा इस सुंदर से एक्सप्रेसवे जो कि 6 लेन का है, इतनी बढ़िया रोड है कि इसमें तो समय ही नहीं लगता। सारा समय जो लगता है वो बेंगलोर जाने के बाद शहर के अंदर ट्रैफिक से जूझते हुए लगता है। बड़ी मस्त मैंने एंजॉय करी ड्राइविंग और बड़ा ही सुंदर वातावरण। और खासकर दक्षिण भारत में जब हाईवे से आप होकर निकलेंगे तो आपको हर जगह हरियाली, अच्छे पहाड़, पेड़ और प्रकृति की एक बहुत ही सुंदर झलक आपको देखने को मिलती है। दोस्तों इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वीडियो समाप्ति की ओर है और हम बेंगलोर पहुंचने के लगभग नज़दीक है। इन सुंदर वादियों के बीच होते हुए हम पूरा सफ़र तय करके जल्द ही जल्द बेंगलोर पहुंचेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, एनकरेज करें। चलिए यहीं तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ध्यान रखिए अपना।